एपिसोड 221 टू 230 लोन बेयर का कुल्हाड़ी का वार चुक गया, जिससे वह हौंफने लगा। वार के प्रभाव से उसकी कुल्हाड़ी की धार पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उसने यारी पर एक नज़र डाली। प्रतिद्वंद्वी के वस्त्रों में जरा भी हलचल नहीं थी और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार धीरे धीरे घूम रही थी, जिससे स्पष्ट था कि वह केवल उनसे खेल रहा था। लोन वुल्फ ने अपने चेहरे से खून पोंछा। उसके दिल में एक गहरा भय घर कर गया। उसने शुरू में सोचा था कि अपनी उन्नत साधना और उनके संयुक्त प्रयासों से कम मुकाबला तो कर ही सकते हैं, लेकिन यारी के तलवार के आकस्मिक वार तेज और अजीब दोनों थे। कई बार तलवार की नोक उसके गले को छूकर निकल जाती थी, जिससे उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में सिहरन दौड़ जाती थी। नाइटिंगेल मुश्किल से अपने खंजर को स्थिर रख पा रही थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। अगर हम लड़ते रहे तो हम सब यहीं मर जाएंगे। उसकी नज़र के कोने से उसने देखा कि जिंग नी और जुवान जियान बगल से लापरवाही से देख रही थीं और उसे तुरंत ठंडे पसीने आने लगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। यारी अकेले ही उन सभी से निपटने के लिए काफ़ी थी। जैसे जैसे तीनों के बीच लड़ाई बढ़ती गई, वैसे वैसे उनमें घबराहट बढ़ती गई और उनकी गतिविधियां अव्यवस्थित होती चली गईं। लोन वुल्फ का दिल जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसे पहाड़ों में भाग जाने का मौका तलाशना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, यारी की तलवार की नोक उसके कान के पास से गुजरी, जिससे वह इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे। जिंग नी ने यारी पर चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, लुका छिपी का खेल बंद करो। इसे जल्दी खत्म करो, मुझे वापस जाकर कुछ गर्म पीना है। जुबान जियान ने सिर हिलाया, हाथ बांधे बुदबुदाया, क्या ये तीनों तुम्हें आधे दिन तक व्यस्त रखने के लिए काफ़ी थे? अगर मैं होता तो मैं इन्हें बहुत पहले ही पीटकर काम खत्म कर चुका होता। कितने सुस्त हैं। ये सुनकर यारी ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। छी, कितना निराशाजनक। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलना बंद कर रहा हूँ। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही वह एक धुंधलेपन में बदल गया और तेजी से आगे बढ़ गया। लोन वुल्फ की पुतलियां सिकुड़ गईं। सहज ही उसने अपनी विशाल तलवार को अपनी छाती पर फेर लिया। एक ठंडी चमक कौंधी। यारी की तलवार की नोक ब्लेड की सतह पर रगड़ी गई। चिंगारियां उड़ी और कृपाण के किनारे पर 1 इंच गहरी दरार दिखाई दी। लोन बेयर दहाड़ा। उसने अपनी पहाड़ चीरने वाली कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से बगल में घुमाया, लेकिन उसका वार किसी चीज पर नहीं हुआ। उसे केवल अपने पीछे से नाइटिंगेल की हौंफने की आवाज़ सुनाई दी। यारी किसी अज्ञात बिंदु पर उसके चारों ओर घूम गई थी और तलवार की नोक अब उसकी पीठ के बीचों बीच लगी हुई थी। ध्यान रहें। लोन वुल्फ ने अपनी कृपाण को पीछे की ओर घुमाया, जिससे यारी को एक तरफ झुककर वार से बचना पड़ा। नाइटिंगेल ने मौका पाकर लुढ़क कर दूर भागने की कोशिश की और यारी के पैरों पर अपना खंजर नीचे की ओर वार किया। यारी ने हल्के से अपने पैर की उंगली थपथपाई और हमले से बचने के लिए हवा में घूम गया। उसकी तलवार तैरते हुए अजगर की तरह निकली और लोन बेयर के चेहरे की ओर निशाना साधा। लोन बेयर ने घबराकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वार रोकने की कोशिश की। एक जोरदार आवाज के साथ कुल्हाड़ी का हैंडल टूट गया और उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा से खून बहने लगा। तीनों ने यारी के चारों ओर एक तंग त्रिकोणीय घेरा बना लिया। लोन वुल्फ की विशाल तलवार चीरने की आवाज़ के साथ क्षैतिज रूप से चली। लोन बेयर ने ऊपर से अपनी कुल्हाड़ी जोर से नीचे गिराई और नाइटिंगेल ने नज़दीकी हमले के लिए एक अवसर तलाशना शुरू कर दिया। लेकिन यारी की हरकतें अनियमित और रहस्यमयी थीं। उसकी तलवार परछाइयों की परतें दर परतें बुन रही थी। अचानक यारी ने अपनी लंबी तलवार को झटका दिया, जिससे वह तलवारों की छायाओं के एक विशाल समूह में बदल गई जो आकाश को भर देती थी और उन तीनों को घेर लेती थी। पलक झपकते ही उनके शरीर पर कई नए घाव दिखाई दिए और उनके हथियार बारीक घनी दरारों से ढक गए। यहीं पर इसका अंत होता है। यारी की धीमी आवाज़ सुनाई दी और उसकी तलवार प्रकाश की एक लकीर की तरह लोन वुल्फ के गले की ओर बढ़ी। लोन वुल्फ ने बचाव के लिए अपनी कृपाण घुमाई, लेकिन उसने देखा कि प्रतिद्वंद्वी की कलाई थोड़ी सी मुड़ी और तलवार की नोक अचानक दिशा बदलकर उसके दिल की ओर वार करने लगी। ठीक समय पर लोन बेयर दहाड़ा और आगे की ओर झपटा और अपनी छाती का इस्तेमाल करके लोन वुल्फ को घातक प्रहार से बचाया। पहाड़ चीरने वाली कुल्हाड़ी जमीन पर गिर पड़ी। लोन बेयर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह धीरे धीरे गिर पड़ा। दूसरा भाई। शोक में डूबी नाइटिंगेल ने चीखते हुए अपना खंजर बेतहाशा आगे बढ़ाया, लेकिन यारी ने लात मारकर हथियार उसके हाथ से छीन लिया। लोन वुल्फ की आंखें खून से लाल हो गई थीं। उसने अपनी विशाल तलवार को पूरी ताकत से नीचे की ओर घुमाया, लेकिन यारी ने हमले से बचते हुए एक तरफ हटकर लोन वुल्फ की पसलियों के ठीक नीचे सटीक वार किया। लोन वुल्फ 2 कदम लड़खड़ाया और एक घुटने पर गिर गया। उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। लड़ाई पलक झपकते ही समाप्त हो गई। यारी ने अपनी तलवार म्यान में डाली और अपनी आस्तीन से धूल झाड़ी, मानो उसने बस कुछ परेशान करने वाले मच्छरों को भगाया हो। ये देखकर जिंग नी और जुवान जियान अंततः आलस्य से सीधे खड़े हो गए। मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था। समय की कितनी बर्बादी हुई। डाकुओं के शिविर के भीतर भी लड़ाई समाप्त होने वाली थी।
मृत योद्धाओं के शव जमीन पर बिखरे पड़े थे और खून से धरती काली लाल हो गई थी। यारी ने फैली हुई अव्यवस्था पर एक नज़र डाली और अपने अधीनस्थों को हाथ हिलाकर इशारा किया, जल्दी करो और इसे साफ करो। सभी कीमती चीजें निकाल लो। हत्यारों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक हत्यारा हौंफते हुए दौड़ा आया और बोला, हे भगवान, जेल की कोठरियों में बच्चों का एक समूह बंद है। जुबान जियान ने पलक भी नहीं झपकाए, उन सबको मार डालो, हमें परेशानी से बचाओ। लेकिन जिंग नी ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया, पहले उन्हें इधर लाओ, मुझे देखने दो। बच्चों के एक समूह को खुले मैदान में धकेल दिया गया। उनमें से सबसे बड़े की उम्र केवल 12 या 13 वर्ष थी और सबसे छोटे बच्चों के चेहरे से अभी भी नाक बह रही थी। जब बच्चों ने चारों ओर बिखरे हुए शव देखे तो वे भय से कांप उठे। कुछ बच्चे बुरी तरह थरथरा रहे थे और कुछ फूट फूट कर रोने लगे। गंदी चोटियों वाली एक छोटी लड़की अपने कपड़ों को बेताबी से पकड़े हुए थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कई लड़के पीले पड़ गए थे, उनके होंठ इतने कांप रहे थे कि वे बोल नहीं पा रहे थे। जिंग नी घुटनों के बल बैठ गई और अपनी आवाज नर्म करते हुए बोली, डरो मत। बड़ी बहन को बताओ, तुम सब कहाँ से आए हो। बच्चे एक दूसरे को देखने लगे, किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। आगे बड़ा लड़का हकलाते हुए बोला, हम सभी को पकड़ लिया गया था। ये सुनकर जिंग नी ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम घर जाना चाहती हो। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, हमारे पास घर नहीं है। जिंग नी मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम बड़ी बहन के साथ आने को तैयार हो। तुम्हें खाने को मिलेगा और अब तुम्हारी पिटाई भी नहीं होगी। लड़के की आंखें चमक उठीं। उसने पहल करते हुए कहा, आपने हमें बचाया, आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं तैयार हूं। बाकी बच्चों ने भी सहमति में सिर हिलाया। जुबान जियान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जिंग नी, यह नियमों का उल्लंघन है। जिंग नी खड़ी हुई और ताली बजाते हुए बोली, मैं नेता को नियम समझा दूंगी। अगर इन बच्चों को छोटी उम्र से ही प्रशिक्षित किया जाए तो भविष्य में ये बेहतरीन प्रतिभाएं साबित होंगे। यारी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने हाथ हिलाकर समूह को जल्दी से सफाई का काम खत्म करने का इशारा किया। कुछ ही समय में डाकुओं के शिविर में मौजूद सभी मूल्यवान वस्तुएं पूरी तरह से लूट ली गईं। लुओ नेट के सदस्य तुरंत वहां से निकल गए और अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गए। समूह के शिविर छोड़ने के कुछ ही समय बाद बच्चों की तनावग्रस्त नसें आखिरकार शांत हो गईं। गंदी चोटियों वाली छोटी लड़की ने आगे चल रहे लड़के की आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए कहा, भाई स्टोन, हम सचमुच बच निकले। स्टोन नाम के लड़के ने मुस्कुरा दिया। उसका चेहरा अभी भी धूल से सना हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान असाधारण रूप से चमकदार थी। बिल्कुल सही, तलवार लिए हुए वो बड़ी बहन, वो देखने में डरावनी लगती थी लेकिन वो प्यार से बोलती थी। बिल्कुल, एक दुबले पतले लड़के ने बीच में कहा, उसने कहा था कि हमें खाना मिलेगा। मैंने 3 दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है। कई बच्चों ने आंखों में चमक के साथ सिर हिलाकर सहमति जताई। एक छोटा बच्चा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, जिससे सभी लोग चौंक गए। स्टोन ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर उसे दिलासा दिया, क्या हुआ, क्या तुम डरे हुए हो। छोटा बच्चा सिसकते और रोते हुए बोला, मैं खुश हूं। पहले मुझे हर दिन पीटा जाता था और मुझे लगता था कि मैं उस अंधेरे कमरे में भूख से मर जाऊंगा। ये शब्द सुनकर बाकी बच्चों की आंखें भी लाल हो गईं। स्टोन ने अपना चेहरा पोंछा, नाक पोंछी और कहा, डरो मत। बड़ी बहन के पीछे चलना निश्चित रूप से मजदूर बनने से बेहतर होगा। बच्चे आपस में बोलते बोलते और भी ज्यादा उत्साहित होते चले गए। कुछ लोगों ने अच्छी नींद का सपना देखा, जबकि अन्य लोगों ने उंगलियों पर गिनकर बताया कि उन्हें भरपेट भोजन किए हुए कितना समय हो गया है। अंधेरे में वे एक दूसरे से सटकर बैठ गए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि जिस बड़ी बहन ने उन्हें बचाया था उसका अनुसरण करके उनके आने वाले दिन पहले की तरह दुखद नहीं होंगे। 3 दिन बाद यूजोऊ में स्थित लुओ नेट के गढ़ में भीषण तनाव का माहौल छाया हुआ था। दोपहर की तेज धूप पड़ रही थी और छज्जे के नीचे लगी तांबे की घंटियां अचानक बज उठीं। एक दर्जन बाजों ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने अपने बैठने के स्थानों पर वापस आ गए। उनके पैरों में गुप्त रूप से बंधे बांस के नल थे। ग्रे रंग के कपड़े पहने खुफिया अधिकारी ने बड़ी कुशलता से बांस की नलियों को हटाया, गलियारे से होते हुए तेजी से दौड़ा और सीधे झाओगांव के कमरे का नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा खोल दिया। नेता, युद्ध की ताज़ा रिपोर्ट। गुप्त एजेंट एक घुटने पर बैठ गया और दोनों हाथों से एक लिपटा हुआ चर्मपत्र प्रस्तुत किया। झाओगांव चंदन की लकड़ी के सोफे पर झुक गए, जल्दी से गुप्त रिपोर्ट को खोला, घनी तरह से लिखे सिंदूरी अक्षरों को पढ़ा और अंत में उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। अच्छा, बहुत अच्छा। महज आधे महीने में उत्तर में चेन परिवार की सभी 13 गुप्त चौकियों को नष्ट कर दिया गया है और मध्य मैदानी इलाकों के 5 शहरों में उनके आधे से अधिक मुखबिरों को खत्म कर दिया गया है। बाई जीरो द्वारा दी गई जानकारी वास्तव में बहुत मददगार साबित हुई। जाओ, यानरी, झेंगांग और बाकी लोगों को संदेश भेजो। झाओगांव अचानक मुड़ा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उन्हें बता दो कि मैं उनकी उपलब्धियों पर उन्हें बधाई देता हूँ।
लेकिन जब तक चेन परिवार की शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, लुओ नेट की तलवारें म्यान में नहीं रखी जा सकती। उन्हें कह दो कि वे अपना अभियान जारी रखें, जिसे भी देखें उसे मार डालें, हर चौकी को ध्वस्त कर दें और किसी को भी जिंदा न छोड़ें। जी हाँ, नेता। गुप्त एजेंट ने आदेश स्वीकार किया और वापस चला गया। झाओ गाओ ने अपने हाथ मलते हुए फिर मुड़कर कपड़े बदलने के लिए अंदर के कमरे में प्रवेश किया। उसने एक नई आधिकारिक वर्दी ढूंढी, उसकी सिलवटें झाड़ी, धीरे से उसे पहना और शहर के द्वार की ओर दौड़ने से पहले कांसे के दर्पण के सामने उसे सावधानीपूर्वक ठीक किया। उसका स्वामी आज शहर लौट रहा था और उसे उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहना था। उसी समय किन राजा का निवास स्थान गतिविधियों से गुलजार था। शेन लिंगर एप्रन पहने हुए, एक सूची पकड़े हुए इधर उधर भाग रही थी। जूजी, जाओ और सामने वाले आंगन में लगी सारी लालटेनें नई लालटेनों से बदल दो। दूर तक चिल्लाने के बाद उसने एक नौकरानी को निर्देश देने के लिए मुड़ी, कोई एक राजा के अध्ययन कक्ष में सभी ब्रश, स्याही, कागज और स्याही के डिब्बे की जांच करो और स्याही के डिब्बे में पुरानी स्याही को जल्दी से बदल दो। कई नौकर लालटेन टांगने के लिए सीढ़ियां लेकर आए और फीकी पड़ चुकी पुरानी लालटेनों को हटाने के लिए दबे पांव चले। रसोई में सुयुन के स्वागत भोज के लिए रसोई व्यंजन बनाने में व्यस्त थे और खुशबूदार सुगंध फैली हुई थी और युवा नौकरानियां नए बिस्तर लेकर बार बार शयन कक्ष में आ जा रही थीं। शेन लिंगर ने अव्यवस्थित आंगन की ओर देखा और जोर से कहा, जल्दी करो सब लोग, महाराज नगर में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए हड़बड़ी मत करो। दूसरी ओर सरकारी सड़क से धूल के बादल उठ रहे थे। सु यून एक ऊंचे घोड़े पर सवार था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वह दूर स्थित शहर की रूपरेखा को निहार रहा था। 5 दिनों के जबरन पैदल मार्च के बाद वह आखिरकार यूजोऊ लौट आया था। दिनों की गिनती करते हुए अभियान के बाद से आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया था। टीम में हान यू ने अपनी गर्दन घुमाई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें उम्मीद थी कि यूजोऊ बंजर पहाड़ों और दुर्गंधयुक्त जलधाराओं से भरा एक स्थान होगा, लेकिन उनके सामने हरे भरे गेहूं के विशाल खेत फैले हुए थे। खेतों के बीच के रास्तों पर लोग बोझ ढोते हुए बातें और हंसी मजाक कर रहे थे और दूर के गांवों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। हर तरफ चहल पहल का माहौल था। ये वह यूजोऊ कैसे हो सकता है जिसका वर्णन किताबों में बंजर भूमि, गरीब लोग, 10 में से 9 घर खाली के रूप में किया गया है। ये स्पष्ट रूप से समृद्धि और शांति का दृश्य था। जनरल हुआ, हान यू ने हैरानी से कहा, क्या ये सचमुच यूजोऊ है? मैंने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा है कि यह जगह लगातार युद्धों से तबाह होती रही है और लोग मुश्किल से ही कपड़े पहन पाते थे। अब यहाँ की क्या हालत है? हुओ कुबिंग मुस्कुराया और दूर सिंचाई की नालियों की मरम्मत कर रहे ग्रामीणों की ओर इशारा किया। हान यू, यूजोऊ पहले गरीब हुआ करता था, लेकिन जब से हमारे स्वामी यहाँ आए हैं वे बंजर भूमि को उपजाऊ बना रहे हैं, सिंचाई की नहरें बनवा रहे हैं और लोगों को नई फसलें उगाना सिखा रहे हैं। अब हर घर में खेती करने के लिए जमीन और खाने के लिए भोजन है, तो भला उनका जीवन समृद्ध क्यों न हो? यह मत सोचो कि यह जगह दूरस्थ है, मैं गारंटी देता हूं कि अगले 2 वर्षों में यह मध्य मैदानी इलाकों से भी अधिक समृद्ध होगी। हान यू ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई, फिर खेतों में आती जाती बैलगाड़ियों और कुदाल लिए किसानों को कुछ देर तक घूरते हुए बुदबुदाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सब कहते हैं कि किनका राजा मेहनती है और अपनी प्रजा से प्यार करता है। ये बात सच साबित हुई। उसने पहले सोचा था कि किन के राजा के सामने आत्मसमर्पण करने पर उसके पिता का जोर मात्र एक सुविधा का मामला था, लेकिन अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह कितना दूरदर्शी नहीं था। उसके सामने फैले उपजाऊ खेत और मुस्कुराते हुए आम लोग स्पष्ट रूप से एक अराजक दुनिया में शांति और समृद्धि का एक दुर्लभ दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पिताजी ने कहा था कि किन का राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कुछ ही देर बाद जैसे ही दल एक कच्ची पहाड़ी के पास पहुंचा, उन्हें आगे से उत्साहपूर्ण चीखें सुनाई दीं। सड़क किनारे बूढ़े और जवान, सभी आम लोग रास्ते पर भीड़ लगाकर खड़े थे। राजा वापस आ गया है। मैंने सुना है कि यान प्रांत पर भी विजय प्राप्त कर ली गई है। अब पूरा उत्तरी क्षेत्र राजा के अधिकार में है। सचमुच, जब से राजा सु आए हैं, हम आम लोगों को भारी कर नहीं चुकाने पड़ते और बच्चे भी भरपेट खा सकते हैं। अगर पूरी दुनिया उन्हीं की होती तो जीवन और भी बेहतर होता चला जाता। कुछ अधेड़ उम्र के बच्चे चिल्लाते हुए काफिले के पीछे भागे, किन राजा अमर रहें, किन राजा अमर रहें, किन के राजा अमर रहें। सु युन ने अपने घोड़े की गति धीमी की और भीड़ की ओर हाथ हिलाया और जयकारे और भी तेज हो गए। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, राजा जल्द ही विश्व पर विजय प्राप्त करें। हम एक अच्छे जीवन के लिए आपका अनुसरण करेंगे। किन के राजा की जय हो, किन की सेना की जय हो। हान यू ने सड़क के दोनों ओर जयकारे लगाती भीड़ को ध्यान से देखा। उनके चेहरों पर जो खुशी और भरोसा था वैसा उसने यान प्रांत में पहले कभी नहीं देखा था। हान परिवार के क्षेत्र में आम लोग केवल कुलीनों के सामने सिर झुकाते थे, ऐसे में वे वास्तव में उनका समर्थन कैसे कर सकते थे?
देखा तुमने, हुआओ कुबिंग ने अचानक उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा और लापरवाही से अपने चाबुक से भीड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, ये वह भार है जो हमारे स्वामी आम लोगों के दिलों में ढोते हैं। हान यू का गला सूख गया और काफी देर बाद वह किसी तरह एक वाक्य बोल पाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा को जनता द्वारा इतना सम्मान दिया जा सकता है। हुओ कुबिंग ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया, अब से हमारे स्वामी का पूरी निष्ठा से अनुसरण करो। जब हमारे स्वामी संसार पर विजय प्राप्त करेंगे तब तुम शायद अपने पिता से भी अधिक गौरवशाली होगे। ये शब्द माचिस की तीली की तरह थे जिन्होंने हान यू के दिल में पल भर में आग लगा दी। अपने पिता से भी आगे निकलना उसके दिल में लंबे समय से दबी हुई ख्वाहिश थी। हुओ कुबिंग को ये कहते सुनकर उसका खून खौल उठा और उसने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा। उनके पिता की यह सलाह, यदि हान परिवार को कायम रहना है तो उसे सही घोड़े पर दांव लगाना होगा, अचानक उनकी स्मृति में स्पष्ट हो गई। अब सू यून की लंबी आकृति को आगे बढ़ते हुए देखकर उसे अंततः समझ में आया कि इनका राजा ही सच्चा नायक था जो दुनिया के स्वरूप को फिर से लिख सकता था। हान यू को इस अराजक दुनिया में हान परिवार का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। यदि वह ऐसे प्रबुद्ध शासक की सहायता कर सकता है तो परिवार की समृद्धि न होने की चिंता क्यों करे। हान परिवार की पुनर्जीवित समृद्धि की शुरुआत शायद किन के राजा के प्रति उनकी निष्ठा से ही हो सकती है। सू यून अपने ऊंचे घोड़े पर सवार होकर शहर के द्वार तक पहुंचा, जबकि उसके पीछे किन सेना की टुकड़ी सुव्यवस्थित गठन में शहर के बाहर स्थित सैन्य शिविर की ओर बढ़ रही थी। दूर से उसने झाओ गाओ और काओ हुआचुन को शहर के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए देखा। दोनों पुरुषों ने झुककर उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। महाराज, आपकी विजयी वापसी पर आपका स्वागत है, झाओ गाओ और काओ हुआचुन एक स्वर में चिल्लाए। सू यून ने सिर हिलाते हुए कहा, उठो तुम सब। इस दौरान घर की रक्षा करते हुए तुमने कड़ी मेहनत की है। संक्षिप्त बातचीत के बाद सू यून ने दल को शहर में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। रास्ते में झाओ गाओ घोड़े के बगल में चलता रहा और शहर की घटनाओं की जानकारी देते हुए बातें करता रहा, जबकि काओ हुआचुन लोगों को रास्ता साफ करने का निर्देश देने में व्यस्त रहा। कुछ ही देर में दल किन राजा के निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। सू यून घोड़े से उतरा, मुख्य द्वार से बाहर निकला और आखिरकार उसे लगा कि वह ठीक से आराम कर सकता। महामहिम, आप लौट आए हैं। इस सेवक ने भोजन कक्ष में स्वागत भोज तैयार कर दिया है और गर्म पानी भी तैयार है। शेन लिंगर की स्कर्ट लहराए और वह कुछ कदम दौड़कर सू यून के पास पहुंची, उसकी खुबानी जैसी आंखें चमक रही थीं। यात्रा से थक गई होगी, है ना? सू यून ने अपना लबादा उतारा और पास में इंतजार कर रही नौकरानी को सौंप दिया। लिंगर, तुमने बहुत मेहनत की है। महामहिम, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। लिंगेर महामहिम के लिए ये स्वागत भोज तैयार करने में सक्षम होने मात्र से ही अत्यंत प्रसन्न है। शेन लिंगर के गाल लाल हो गए थे और वह आगे आगे चलने लगी। मुख्य हॉल में कदम रखते ही महोगनी की मेज युजोओ की खासियतों से लदी हुई थी। एक सुनहरा चमकदार भुना हुआ पूरा मेमना जो तेल में गरमा रहा था, सेलेडॉन कटोरे में परोसा गया मलाईदार सफ़ेद मटन सूप और ताजे पिसे हुए गेहूं से बने भाप में पके हुए फूलों के आकार के बंस। सू यून मेज के शीर्ष पर बैठ गया और इशारा करते हुए बोला, काओ हुआचुन, झाओ गाओ, यूं ही खड़े मत रहो, आओ और मेरे साथ भोजन करो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सावधानीपूर्वक पास में ही अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। कई राउंड शराब पीने के बाद सू यून ने कुरकुरी सुगंधित भुनी हुई मेमने की पसली का एक टुकड़ा उठाया और पूछा, यात्रा पहले जल्दी में हुई थी? मुझे लुओ नेट की तरफ की प्रगति के बारे में विस्तार से बताएं। झाओ गाओ ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर को रिपोर्ट करते हुए। बाई जीरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लुओ नेट ने उत्तरी और मध्य मैदानों में चेन परिवार के 21 गुप्त गढ़ों को पहले ही नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट सुनने के बाद सू यून मुस्कुरा उठी। झाओ गाओ, लुओ नेट ने इसे बहुत खूबसूरती से संभाला। यह मेरे अधीनस्थ का कर्तव्य है कि मैं आपके स्वामी की चिंताओं को दूर करूं। लुओ नेट द्वारा चेन परिवार के ठिकानों से जब्त की गई सभी साधना तकनीकें और गुप्त नियमावली शाही पुस्तकालय में सील कर दी गई हैं। इनमें कई लंबे समय से लुप्त आंतरिक मार्शल आर्ट विधियां भी शामिल हैं। जब आपको थोड़ा फुर्सत मिले तो गुरुजी इनकी अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं। खोज के दायरे को बढ़ाते रहें। साधना तकनीकें, गुप्त ग्रंथ, गूढ़ कलाएं, कुछ भी अछूता न छोड़ें। झाओ गाओ ने आगे कहा, गुरुजी, कुछ दिन पहले ब्लैक लॉर्ड संप्रदाय ने सम्राट किंग की हत्या करने के प्रयास में शाही महल में घुसपैठ की थी, लेकिन वे असफल रहे। दुवान शुई को एक चौंकाने वाली खबर मिली है। सम्राट किंग के निजी सेवक ली डोंग वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर हैं जो कई वर्षों से छिपे हुए थे। ली डोंग। सू यून कुछ पल के लिए रुका, हमेशा सिर झुकाए, आंखें नीचे किए और बेहद नीची उपस्थिति वाले उस व्यक्ति की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। किसने सोचा होगा कि यह बूढ़ा हिजड़ा, जो हमेशा विनम्र और शांत स्वभाव बनाए रखता था, वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर था। सचमुच, बाहरी दिखावट धोखा दे सकती है, सू यून ने सिर हिलाते हुए कहा। लगता है कि शाही महल वाकई छिपी हुई प्रतिभाओं से भरा हुआ है।
राजधानी में लुओ नेट की मौजूदा स्थिति क्या है? झाओ गाओ ने तुरंत अपनी मुद्रा सीधी कर ली। मास्टर, मेरा यह अधीनस्थ अभी रिपोर्ट करने ही वाला था। दुवान शुई और जुवानपो अब शाही नगर रक्षक दल के क्रमशः बाएं और दाएं कमांडर हैं। वू यी ने दैनिक मामलों और कर्मियों की तैनाती पर अपना अधिकार पूरी तरह से त्याग दिया है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरा शाही नगर रक्षक दल लुओ नेट के नियंत्रण में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाही नगर रक्षक दल के 70% कर्मचारी लुओ नेट के ऑपरेटिव हैं। अब से शाही दरबार के भीतर किसी भी हलचल या बदलाव के बारे में हमें तुरंत पता चल जाएगा। बहुत खूब, सू युन ने संतुष्टि से कहा। दुवान शुई और जुवानपो के तरीके वाकई असाधारण हैं। कुछ ही महीनों में इतने ऊंचे पदों पर पहुंचना, यहाँ तक कि इस राजा को भी उनकी क्षमता पर आश्चर्य हुआ। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी। शाही नगर रक्षकों की आड़ में लुओ नेट अब बेरोक-टोक काम कर सकता है। आदेश आगे बढ़ाओ, 6 मंत्रालयों और शाही रक्षकों में घुसपैठ जारी रखो। जासूसों का जाल और भी मजबूत करो। ये राजा अब बर्बरों से निपटने की योजना बना रहा है और निकट भविष्य में दक्षिण की ओर नहीं बढ़ेगा। लुओ नेट को मध्य मैदानों में एक अभेद्य जाल बिछाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जिस दिन किन सेना की लौ घुड़सवार सेना दक्षिण की ओर मार्च करेगी, उस दिन दुनिया का स्वामी बदल जाएगा। इसके अलावा उत्तर में स्थित ग्रेट लियांग में हाल ही में अशांति फैली हुई है। यानरी को तुरंत एक टीम का नेतृत्व करते हुए ग्रेट लियांग में घुसपैठ करने का आदेश दें और सुनिश्चित करें कि दरबार और सीमावर्ती सेनाओं में गुप्तचर तैनात किए जाएं। झाओ गाओ ने मुट्ठी जोड़कर कहा, जी स्वामी जी। यह अधीनस्थ आपको आश्वासन देता है कि लुओ नेट का प्रभाव पूरे ग्रेट लियांग में फैलेगा। हम आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। सू युन ने अपना शराब का प्याला उठाया, उसके होंठों पर एक ठंडी सी घृणा की मुस्कान थी। सू युन को आश्चर्य होता था कि अगर सम्राट किंग को कभी पता चल जाए कि शाही नगर रक्षक दल, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, उनके दुश्मन के कब्जे में आ गया है और उनके आसपास के सभी लोग गद्दार हैं, तो वह कितना क्रोधित होंगे। वह इतना क्रोधित हो सकता है कि उसका चेहरा हरा पड़ जाए, उसकी दाढ़ी खड़ी हो जाए और वह महल में पागलों की तरह दौड़ने लगे। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए सू युन मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। सू युन ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा और काओ हुआचुन की ओर देखा। बताओ, कढ़ाईदार वर्दी वाले गार्ड आजकल क्या कर रहे हैं? काओ हुआचुन तुरंत जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, कढ़ाईदार वर्दी गार्ड द्वारा सरकारी अधिकारियों की निगरानी पूरी तरह से लागू कर दी गई है। किंगजोउ, लियाओजोउ और यूजोउ के सभी प्रीफेक्चरल और काउंटी कार्यालय निगरानी में हैं। पिछले महीने भ्रष्टाचार पर की गई कड़ी कार्रवाई के बाद से कोई भी स्थानीय अधिकारी सार्वजनिक धन के गबन का साहस नहीं करता है। सरकारी नीतियां सुचारू रूप से लागू हो रही हैं और अधिकारियों के खिलाफ जनता की शिकायतें काफ़ी कम हो गई हैं। कई नागरिकों ने तो कढ़ाईदार वर्दीधारी गार्ड चौकियों पर जाकर विशेष रूप से बैनर प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कहा गया है कि यह 100 वर्षों में देखा गया सबसे स्पष्ट और ईमानदार शासन है। शाबाश, सू युन ने सिर हिलाया। कड़ाई वाली वर्दीधारी गार्ड इस राजा की नौकरशाही पर नजर रखने वाली आंख है। आप जरा भी निश्चिंत नहीं हो सकते। सभी क्षेत्रों में अधिकारियों का एक नया बैच नियुक्त करना होगा। आपको हर उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच करनी होगी। बुरे चरित्र या दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोगों को कभी भी सरकारी पद पर नहीं आने देना चाहिए, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों। काओ हुआचुन ने झुककर जवाब दिया, गुरुजी, निश्चिंत रहिए। यह अधीनस्थ अधिकारी सबसे ईमानदार और योग्य अधिकारियों का चयन करेगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि कोई भी बदमाश सरकार में घुसपैठ न कर सके। कई और दौर की शराब पीने के बाद मेज पर रखे व्यंजन धीरे धीरे ठंडे हो गए। सू युन ने हाथ हिलाते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने अपने काम पर लौट सकते हैं। झाओ गाओ और काओ हुआचुन उठे और वहां से चले गए। कुछ ही देर में उस विशाल हॉल में केवल सू युन ही रह गई। उसने माथे पर हाथ फेरा और उठकर पीछे के आंगन की ओर चल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद वह धूल से सना हुआ था और उसे बस एक गर्म पानी से नहाना था। रात का आसमान स्याही की तरह काला था। आकाश में पूर्णिमा का चांद लटका हुआ था, जो चांदी जैसी जालीदार चमक बिखेर रहा था, और तारे आसमान में बिखरे हुए थे। शाही प्रांगण में सन्नाटा पसरा हुआ था। सू युन एक भव्य नक्काशीदार कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठी थी। पृथ्वी का एक लोकप्रिय गीत गुनगुना रही थी और आकाश को निश्चिंत होकर निहार रही थी। एक हल्की हवा बह निकली, जिससे छज्जे पर लगी तांबे की घंटियां धीरे से बज उठीं और अपने साथ कुछ गिरती हुई पंखुड़ियां भी ले गईं। उसे अचानक पृथ्वी पर बिताए अपने दिन याद आ गए। सोफे पर आराम करना, अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करना, तरह तरह के कार्यक्रम देखना और किसी भी समय गर्मागर्म खाना ऑर्डर कर पाना। अब तो उनके मनोरंजन के साधन भी ओपेरा सुनने और शतरंज खेलने तक ही सीमित रह गए थे। काश मेरे पास एक फ़ोन होता ताकि मैं वीडियो देख सकूं और संगीत सुन सकूं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। सू युन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर अचानक चौकन्ना हो गया। सिस्टम, क्या मैं एक फ़ोन रिडीम कर सकता हूँ? होस्ट, इस सिस्टम में मोबाइल फ़ोन नहीं है। ठीक है फिर।
सू यून निराशा से मुंह फुला लिया और जैसे ही वह उठकर अपने कमरे में लौटने वाला था, वह अचानक सीधा बैठ गया, समय का हिसाब लगाते हुए। उसकी मासिक बुलावे की बारी आ जानी चाहिए थी। सिस्टम, इस महीने का समन अभी तक क्यों नहीं आया? डिंग, इस महीने का समन रिफ्रेश हो गया है। क्या आप समन शुरू करना चाहते हैं? धिक्कार है, तुम घटिया सिस्टम। अगर मैंने पूछा ना होता तो क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ देते? तो क्या मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा? प्रणाली, छोड़ो इसे, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। सू यून ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक जगमगा उठी। बुलावा शुरू करो, देखते हैं कि मैं इस महीने किस शक्तिशाली व्यक्ति को भर्ती कर सकता हूं। डिंग, मेजबान झूगे लियांग को स्लीपिंग ड्रैगन प्राप्त करने के लिए बधाई। हे भगवान, सू यून अपनी आलीशान कुर्सी से झट से उठ खड़ा हुआ। सिस्टम ब्रो, तुमने इस बार वाकई मेरी बहुत मदद की। अंततः उन्होंने एक सच्चे शीर्ष स्तरीय रणनीतिकार का स्वागत किया था। इतिहास की किताबें पढ़ने वाला हर व्यक्ति झूगे लियांग की किंवदंती से परिचित है। अपनी फूस की झोपड़ी छोड़ने से पहले ही उन्होंने लोंगजोंग योजना का उपयोग करके राज्य को 3 भागों में विभाजित करने की नींव रखी, जिससे लियू बेई को दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्ति मिली और वे 3 शक्तियों में से एक के रूप में खड़े हो सके। रेड क्लिफ्स पर जहाज़ों को जलाकर रणनीतिक रूप से जिंग प्रांत पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने सैन्य रणनीति और युद्धनीति में पूर्ण महारत हासिल कर ली थी। एक नाजुक क्षण में बैदी शहर में रीजेंसी की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर उन्होंने आंतरिक रूप से पुनर्स्थापना और शू कानूनी संहिता की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि बाहरी रूप से मध्य मैदानों के खिलाफ 5 उत्तरी अभियान शुरू किए और एक ही प्रांत की ताकत का उपयोग करके शक्तिशाली वेई राज्य को चुनौती दी। लकड़ी का बैल और बहता हुआ घोड़ा, उन्नत रिपीटिंग क्रॉसबो, अनगिनत आविष्कार जो आने वाली पीढ़ियों को भी विस्मित करते हैं। लेकिन सबसे दुखद क्षण वुझांग मैदान में 7 सितारा दीपक का बुझना था। उनका महान कार्य अधूरा रह गया, उनका जीवन अल्पकाल में समाप्त हो गया, जिससे नायक हमेशा के लिए रो पड़ेंगे। माउंट क्यूई से शुरू हुए उनके 6 अभियान अंततः मध्य मैदानों को पुनः प्राप्त करने में विफल रहे, जो चीनी इतिहास में सबसे दुखद और अनसुलझा अफसोस बन गया। वह एक समर्पित और गुणी चांसलर थे, ज्ञान की साक्षात मूर्ति थे और अपने संरक्षक के लिए जान देने वाले विद्वान का एक आदर्श उदाहरण थे। सू शी ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आत्माओं के समान रहस्यमय और वज्र के समान तीव्र बताया, और सम्राट कियानलोंग ने उन्हें इतिहास में शायद ही कभी देखा जाने वाला एक राजनेता कहा। यह कहा जा सकता है कि झूगे लियांग प्राचीन विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर थे। पहाड़ों को छोड़ने से पहले ही उन्होंने लियू बेई के लिए एक स्टार्टअप रोड मैप तैयार कर लिया था, जिससे उन्हें लगातार जमीन उधार लेने वाले छोटे मालिक से एक बड़े निगम के अध्यक्ष और 3 राज्यों में से एक बनने में मदद मिली। यदि भाग्य ने झूगे लियांग को कुछ और वर्ष जीने का अवसर दिया होता और उनके शरीर को इतनी जल्दी कमजोर होने से बचाया होता, तो शायद वह वास्तव में शू सेना का उत्तर की ओर नेतृत्व करके काओवेई को जीत लेते। आखिरकार वह युद्धकला में निपुण था। उसने शू राज्य का प्रबंधन त्रुटिहीन ढंग से किया, पर्याप्त आपूर्ति और हथियारों की व्यवस्था सुनिश्चित की, और उसके पास ऐसे सैनिक थे जो जान की बाजी लगाकर लड़ने को तैयार थे। लेकिन सैन्य रणनीतिकार और आंतरिक प्रशासक दोनों के रूप में सेवा करते हुए वह बहुत थक गया था और अंततः वुझांग मैदान में थकान के कारण गिर पड़ा। यदि वह अधिक समय तक जीवित रहता और धीरे धीरे आक्रमण जारी रखता तो काओवेई शायद उसका सामना नहीं कर पाता। शायद अगर उसने मध्य मैदानों पर कब्जा कर लिया होता तो हान राजवंश को पुनर्स्थापित करने की लियू बेई की इच्छा पूरी हो जाती और 3 राज्यों का इतिहास फिर से लिखा जाता। झूगे लियांग सू यून के बहुत बड़े आदर्श थे। जब वह युवा थे और उन्होंने 3 राज्यों का रोमांस पढ़ा तो उन्होंने विशेष रूप से झूगे लियांग की प्रशंसा की और तिनके की नावों से तीर उधार लेना और खाली किले की रणनीति जैसी कहानियों को अनगिनत बार पढ़ा। सिस्टम, झूगे लियांग को बुलाओ। डिंग, सम्मन प्रक्रिया जारी है। अगले ही क्षण आंगन में सफ़ेद रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी। चमक थमने के बाद जहां रोशनी थी वहां एक सादा लंबा चोगा पहने एक आदमी खड़ा था। लगभग 1.8 मीटर लंबा, वह अपने विशिष्ट रेशमी दुपट्टे में सिर पर दुपट्टा बांधे हुए था। रात की हवा से उसकी चौड़ी आस्तीनों वाला लंबा गाउन हल्का हल्का लहरा रहा था। उसकी कमर पर बांस के पैटर्न वाली एक साधारण चमड़े की बेल्ट बंधी थी और उसने नीले कपड़े के जूते पहने हुए थे, जिससे उसका रूप बेहद सादा लग रहा था। उसका चेहरा पतला था, लेकिन उसकी आंखें चमकीली और जीवंत थीं। हालांकि उनका पहनावा साधारण था, फिर भी वे लंबे और सीधे खड़े थे, जिससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो लोगों को सहज रूप से उनके पास जाने के लिए प्रेरित करती थी और साथ ही साथ उन पर भरोसा करने के लिए भी विवश महसूस कराती थी। कितनी समानता है, ये तो अविश्वसनीय है। सू यून ने बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी। ये व्यक्ति शक्ल और पहनावे दोनों में टेलीविजन पर दिखाए गए झूगे लियांग जैसा ही दिखता था। विशेष रूप से उनका विद्वतापूर्ण और शांत स्वभाव, ये स्पष्ट था कि वे एक महान क्षमता वाले व्यक्ति थे। सू यून को देखकर झूगे लियांग ने हाथ जोड़कर जमीन पर गहरा प्रणाम किया और कहा, लियांग, मेरे स्वामी को प्रणाम। सू यून तुरंत आगे बढ़ी। भाई लियांग, आखिरकार तुम आ ही गए।
क्या आपको पता है कि मैं कितने सालों से रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स का अनुसरण कर रहा हूँ? तिनके की नावों से तीर उधार लेना, खाली किले की रणनीति, मैं उन्हें उल्टे क्रम में सुना सकता हूँ। आप मेरे दिल के षटकोणीय योद्धा हैं, महानतम। बोलते समय वह अपने हाथों से बेतहाशा इशारे कर रहा था, खासकर वो हिस्सा जहां आपने वांग लैंग को जान से मारने की गाली दी थी। मैंने वो क्लिप बिलीबिली पर 800 बार देखी है। वो वाकई रोमांचकारी थी। झूगे लियांग के हैरान चेहरे को देखकर सुयुन को अपनी सतर्कता में आई कमी का एहसास हुआ और उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मेरा मतलब है, मैं वास्तव में आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं आगे बढ़ने के लिए आप पर भरोसा करूंगा। आपका यहाँ होना एक आध्यात्मिक सहारे की तरह है। मैं पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता हूँ। झूगे लियांग की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्होंने हाथ जोड़कर गंभीरता से कहा, मैं अपने स्वामी के भरोसे से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। लियांग के आने के बाद से मैं पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। सुयुन उतनी ही उत्साहित थी जितनी कोई प्रशंसक अपने पसंदीदा कलाकार से ऑटोग्राफ लेने के लिए उसे खींचती है, और वह झूगे लियांग को आस्तीन से पकड़कर मंडप की ओर खींच रही थी। जैसे ही वे बैठे, उसने बोलना शुरू कर दिया, कोंगिंग, आज से तुम मेरे मुख्य रणनीतिकार हो। इसके बाद उन्होंने झूगे लियांग के साथ कई मामलों पर चर्चा की। जनता को शांत करने के तरीकों से लेकर अदालत में संतुलन बनाए रखने के तरीकों तक बातचीत का दायरा बढ़ता गया। शासन व्यवस्था के संबंध में सुयुन ने जनता को आधार के रूप में रखने की वकालत की और धन को जनता के पास ही रहने देने की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने अधिकारियों का नियमित मूल्यांकन करने और गुप्त सौदों को रोकने के लिए विशेष पर्यवेक्षी निकायों की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। इससे झूगे लियांग ने अपनी दाढ़ी सहलाए और सिर हिलाया। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये नवीन विचार ऐसी बातें थीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थीं, फिर भी हर शब्द पूरी तरह से समझ में आया। भविष्य के एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से सुयुन ने कानून के अनुसार देश पर शासन करने की अवधारणा पर चर्चा की, आधुनिक समाज में कानून के समक्ष समानता के उदाहरण दिए और वाणिज्य के विकास और जल संरक्षण परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय खजाने को समृद्ध करने का उल्लेख किया। उत्साहित होकर उन्होंने पत्थर की मेज पर एक साधारण शहरी नियोजन मानचित्र भी बनाया, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों और वाणिज्यिक जिलों में विभाजन को समझाया गया था। झूगे लियांग ध्यान से सुन रहे थे, कभी सोच में डूबे हुए अपनी भौहें सिकुड़ते थे तो कभी ज्ञानवर्धक हंसी हंसते थे। हालांकि उनके स्वामी युवा प्रतीत होते थे, लेकिन उनके भीतर अपार रणनीतियां थीं। उनके कई विचार आश्चर्यजनक रूप से उनके अपने विचारों से मेल खाते थे, फिर भी वे कहीं अधिक साहसी और दूरदर्शी थे। दोनों ने खुशी खुशी बातचीत की, जिसमें खगोल विज्ञान और आकाशीय घटनाओं से लेकर आम व्यापार, सैन्य रणनीति से लेकर जनता की पीड़ा तक हर चीज पर चर्चा हुई। झूगे लियांग अपने नए स्वामी से बहुत प्रभावित थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उन्हें एक हमसफर मिल गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना साहसी, महत्वाकांक्षी और राज्य के कल्याण के लिए चिंतित है, निश्चित रूप से उनके पूर्ण समर्थन के योग्य है। तीसरी पहरेदारी का ढोल बजने पर ही उन दोनों ने अनिच्छा से अपनी बातचीत बंद की। सु युन ने खुद झूगे लियांग को अतिथि कक्ष तक पहुंचाया। कोंगिंग, अब बहुत देर हो चुकी है, कृपया जाकर आराम करो। अतिथि कक्ष पूरी तरह से तैयार है, कंबल धूप में सुखाए गए हैं और निश्चित रूप से गर्म होंगे। उन्होंने नौकरों को विशेष रूप से निर्देश दिया, महाराज का अच्छे से ख्याल रखना और उन्हें जो भी जरूरत हो तुरंत उपलब्ध कराना। व्यवस्था करने के बाद सुयुन हल्के कदमों से अपने बेडरूम की ओर वापस चला गया। उसका मूड पूरे रास्ते खुशनुमा रहा। अपनी पूरी रात चली चर्चा के दृश्य को याद करते हुए वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने रात के आकाश की ओर वीक का निशान बना दिया। इस शीर्ष रणनीतिकार की मदद से यह व्यवहारिक रूप से एक वीडियो गेम में चीट्स को सक्रिय करने जैसा था। इतना ही नहीं, उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे थे। भविष्य में झूगे लियांग और उनके भयंकर सेनापतियों का नेतृत्व करना, क्या सैन्य संरचना बनाना, शहरों की घेराबंदी करना और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स खेलने जितना आसान नहीं होगा। यह एकदम सही है। स्लीपिंग ड्रैगन आंतरिक मामलों की योजना बना रहा है और भयंकर सेनापति युद्ध में नेतृत्व कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से रॉयल फ्लश कॉम्बो है। एक बेसुरी पॉप धुन गुनगुनाते हुए उसने अपना दरवाजा खोला और बिस्तर पर लेट गया। अगर उसके पास फोन होता तो वह अपनी खुशी साझा करने के लिए निश्चित रूप से अपने मोमेंट्स पर पोस्ट करता। आज ही हमने शीर्ष रणनीतिकार झूगे लियांग को नियुक्त किया है। भारी मुनाफा। मेरे साथियों, कौन इस भावना को समझता है? सुयुन आधी रात तक करवटें बदलती रही, आखिरकार अगले दिन गहरी नींद में सो गई। पूर्व दिशा का रंग मछली के पेट जैसा होता जा रहा था और सुबह की धुंध में उसकी ताजगी भरी मिठास थी। सड़कों और गलियों में विक्रेता पहले से ही अपना सामान ढो रहे थे और चिल्ला रहे थे, जबकि डिमसम स्टीमर से सफ़ेद भाप उठ रही थी और पूरा शहर सुबह की रोशनी में जाग उठा। सुयुन सुबह जल्दी उठी और तेजी से झूगे लियांग के कमरे की ओर चली। ठीक उसी समय झूगे लियांग ने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। सुप्रभात मेरे स्वामी, झूगे लियांग ने अपने हाथों को जोड़कर अभिवादन किया। कोंगिंग,
सुप्रभात, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी उठ जाओगे। बहुत बढ़िया, चलो साथ में नाश्ता करते हैं और फिर मैं तुम्हें आसपास घुमाऊंगा ताकि तुम स्थिति से परिचित हो सको। जी महाराज। झूगे लियांग ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों साथ साथ भोजन कक्ष की ओर चल पड़े। शेनलिंगर हाथ में चायदानी लिए कमरे में प्रवेश करने ही वाली थी कि अचानक एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर वह चौंक गई। सादे वस्त्र और रेशमी शॉल ओढ़े हुए उस व्यक्ति में एक असाधारण आभा थी। उसने उसे कल क्यों नहीं देखा था? हालांकि उसने देखा कि राजकुमार ने न केवल बातचीत की पहल की बल्कि पूरे रास्ते उससे गर्मजोशी से बातचीत भी की। उसकी आंखों में सम्मान झलक रहा था। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए, अपने संदेह को मन में दबा लिया और चुपचाप एक तरफ हट गई। भोजन कक्ष में पहुंचते ही सुयुन ने स्टीमर और दलिया के कटोरे से लदी लंबी मेज की ओर इशारा किया। कोंगिंग, मुझे यकीन नहीं है कि यह तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन तुम जी भर के खा सकते हो। यहाँ तली हुई आटे की स्टिक्स और सोयाबीन का दूध भरपूर मात्रा में है और ये ताज़े मांस के बंस भरावन से लदे हुए हैं। झूगे लियांग ने गर्मागर्म नाश्ते की चीज़ों को देखा और उनकी आंखों में मुस्कान आ गई। मेरे स्वामी बहुत विचारशील हैं। इन व्यंजनों का होना ही अपने आप में उत्कृष्ट है। साधारण नाश्ते के बाद सुयुन झूगे लियांग को राजकुमार के महल से बाहर ले गई। कोंगमिंग, चलो पहले शहर में थोड़ा घूम लेते हैं, फिर सैन्य शिविर और यमन चलते हैं, सुयुन ने चलते हुए कहा। झूगे लियांग ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे सड़क पर चल दिया। राजकुमार के महल से निकलने के कुछ ही समय बाद झूगे लियांग स्तब्ध रह गया। नीले पत्थरों से बनी सड़कें एकदम साफ थीं, कूड़े कचरे की तो बात ही छोड़िए, गिरे हुए पत्ते भी बहुत कम दिखाई देते थे। सड़कों के किनारे एक के बाद एक दुकानें कतार में लगी हुई थीं। कपड़े की दुकानें, रेस्तरां और लोहारों की दुकानों पर बिल्कुल नए साइन बोर्ड लगे थे और दुकान के सहायक उत्सुकता से ग्राहकों का स्वागत करते हुए अपने प्रवेश द्वार पर खड़े थे। सब्जी की टोकरियां लिए किसान, बांस की टोकरियां लिए महिलाएं और घोड़ों पर सवार व्यापारी आते जाते रहे, सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। समय समय पर गली से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। उन्हें सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि हर कुछ गलियों के बाद कुछ लोग विशेष रूप से सड़कों की सफाई कर रहे थे और बांस की झाड़ू का उपयोग करके हर कोने को बेदाग साफ कर रहे थे। ये याद रखना आवश्यक है कि 3 राज्यों के काल में शहर अक्सर उफनते हुए गंदे पानी और कूड़े के ढेरों से भरे रहते थे। ऐसी स्वच्छता बनाए रखने के लिए न केवल जनशक्ति बल्कि बहुत अधिक धन की भी आवश्यकता होती थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मेरे स्वामी का शासन कितना बढ़िया है। इस शहर की समृद्धि मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। ये सुनकर सुयुन मुस्कुराए। कोंगमिंग, तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो। पर्यावरण को साफ रखने से सभी को आराम मिलता है और व्यापारी आने को तैयार रहते हैं। साथ ही साफ सड़कों से कम लोग बीमार पड़ते हैं, जो लंबे समय में किफ़ायती भी है। झूगे लियांग ने सोच समझकर सिर हिलाया और इस युवा स्वामी के प्रति उनके मन में और भी अधिक प्रशंसा का भाव जागा। सुयुन चलते चलते आगे बोली, जियाजू नगर प्रशासन के सभी पहलुओं में मेरी मदद करता है। वह हमेशा कहता है, सच्ची कुशलता बारीकियों में देखी जाती है, और वह तो सड़कों की नालियों की मरम्मत की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए लोगों को भी भेजता है। झूगे लियांग की आंखों में हल्की सी चमक आ गई और उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाया। वेन्हे वास्तव में एक बहुत ही सावधानी बरतने वाला व्यक्ति है। हालांकि वह एक रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन प्रशासनिक समन्वय के मामले में यहाँ तक कि लॉर्ड शुनयू भी उसकी चतुराई की प्रशंसा करेंगे। बिल्कुल, सु युन ने सहमति जताई। अगर वेन्हे पीछे मोर्चा संभाले हुए नहीं होती तो मैं मोर्चे पर शांति से कैसे लड़ पाती। पिछली बार तो, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक गोल मटोल बच्चा एक गली से बाहर भागा। सुयुन के सामने सोने की चीनी की एक छोटी सी मूर्ति पकड़े हुए उसके गाल लाल हो गए थे। महामहिम, बूढ़े लियू ने बताया कि आप विजयी होकर लौटे हैं। यह आपके लिए है। सुयुन नीचे बैठ गई। छोटे चतुर बच्चे, तुम किसका खजाना हो? बच्चे ने गर्व से अपनी पीठ सीधी की। मेरी माँ कपड़े की दुकान पर काम करती है। महाराज, आपने तो पिछले महीने हमें नए सूती कपड़े भी दिए। सुयुन मुस्कुराई, चीनी की मूर्ति उठाए, उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और बच्चे के मुंह में डाल दिया। बूढ़े लियू को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। अगली बार जब मैं उनसे मिलूं तो उन्हें कहना कि राजकुमार के महल में ओसमंथस वाइन पीने आए। झूगे लियांग इस दृश्य को देख रहा था, उसकी आंखों में मुस्कान बढ़ती जा रही थी। बच्चे के चले जाने के बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, जो जनता का दिल जीत लेता है वही दुनिया जीत लेता है। महाराज, आम लोगों के प्रति आपकी निकटता वास्तव में राष्ट्र के लिए एक आशीर्वाद है। सु युन ने चीनी की मूर्ति को हिलाते हुए भौहें ऊपर उठाईं। कोंगमिंग, ये यूचेंग की खासियत है। मैं तुम्हें बाद में एक पुरानी दुकान पर ले जाऊंगी ताकि तुम इसे चख सको। दोनों नीले पत्थर की सड़क पर आगे बढ़ते रहे। सामान लिए हुए सड़क विक्रेताओं, खेलते कूदते बच्चों और बातें करती महिलाओं ने सु युन को देखते ही अपना काम रोक दिया और झुककर अभिवादन किया। गली में खेल रहे छोटे बच्चे भी बड़ों की नकल करते हुए अपनी बचकानी आवाज में पुकार रहे थे, नमस्कार महाराज।
ये प्रणाम जबरन नहीं किए गए थे, बल्कि आम लोगों की ओर से हार्दिक सम्मान का प्रतीक थे। क्योंकि सू यून अक्सर सादे कपड़ों में शहर में घूमते थे, इसलिए यूचेंग के लगभग सभी निवासी इस सरल स्वभाव वाले राजकुमार को पहचानते थे। शहर के द्वार के बाहर 2 शानदार घोड़ों के साथ पहरेदार पहले से ही इंतजार कर रहे थे। सू यून फुर्ती से अपने घोड़े पर सवार हुआ और झूगे लियांग को देखकर मुस्कुराया। कोंगमिंग, चलो सैन्य शिविर की ओर सरपट दौड़ते हैं। मैं तुम्हें किन सेना के नौजवानों का जज्बा दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने अपने घोड़े को एड़ी मारी और घोड़ा सरपट दौड़ पड़ा। झूगे लियांग को अपने पीछे सैन्य शिविर की ओर ले जा रहा था। कुछ ही समय बाद समूह शहर के बाहर किन सेना के मुख्य शिविर में पहुंच गया। शिविर की दीवारें मिट्टी से बनी थीं, जिन पर हिरन के सींगों की परतें और बैरिकेड लगे थे। पहरेदार मीनारों के ऊपर झंडे लहरा रहे थे और दूर दूर तक फैले हुए तंबू ही तंबू थे। मुख्य द्वार पर भाले लिए पहरा दे रहे किन सैनिकों ने सू यून को देखते ही सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सलाम किया। सैन्य शिविर में कदम रखते ही उनके सामने अचानक 100 म्यू का एक विशाल अभ्यास मैदान प्रकट हो गया। उस समय जब सूर्य आकाश में अपने चरम पर था, हजारों किन सैनिक सैन्य संरचनाओं में प्रशिक्षण ले रहे थे। लंबे भाले लिए हुए सैनिक टुकड़ियां जंगल की तरह उठती और गिरती थीं, घुड़सवार टुकड़ियां इधर उधर सरपट दौड़ती थीं, और ढालधारी सैनिक कछुआ जैसी संरचना बनाकर आदेशों के अनुसार व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते और पीछे हटते थे। झुगे लियांग रुक गए और टकटकी लगाकर देखने लगे। लंबी आह भरते हुए उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। कठोर अनुशासन, व्यवस्थित आगे बढ़ना और पीछे हटना, वास्तव में एक शक्तिशाली सेना। मैं देखता हूं कि उनके कवच उत्कृष्ट हैं और उनके उपकरण पूर्ण हैं। साधारण सेनाओं के लिए ऐसी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराना मुश्किल होगा। सू यून ने सिर हिलाया। सच कहूं तो किन सेना की मुख्य शक्ति में केवल 20,000 कुलीन सैनिक हैं, बाकी भर्ती किए गए किसानों के बेटे हैं, जिन्हें कई महीनों तक प्रशिक्षण दिया जाता है। झुगे लियांग के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, और जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाले थे, उन्होंने सू यून को धीमी आवाज में ये कहते हुए सुना, हालांकि इस सेना को वास्तव में जो मजबूती प्रदान करता है, वह मेरे अधीन मौजूद बहादुर सेनापति हैं। कौन से जनरल कमान संभाल रहे हैं? झुगे लियांग की निगाहें पैनी थीं। कल मैं चैटिंग में इतना व्यस्त था कि इसका जिक्र करना ही भूल गया। वर्तमान में किन सेना के 4 मुख्य सेनापति हैं: फ्लाइंग जनरल लू बो, चांगशान के झाओ ज़िलॉन्ग, मार्क्विस चैंपियन हुआओ कुबिंग और लॉर्ड वुआन बाईक्यूई। झुगे लियांग ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ऐसे प्रसिद्ध सेनापतियों के नेतृत्व में 10 गुना बड़े दुश्मन से भी डरने की कोई बात नहीं है। चल दर। सू यून उसे मुख्य तंबू की ओर ले गई। ज़िलॉन्ग को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम आ गए हो। इस समय मुख्य तंबू के बाहर छोटे से अभ्यास मैदान में झाओ यून, बाईक्यूई, हुआओ कुबिंग और लू बू हान यू के चारों ओर इकट्ठा थे, और ड्रिलिंग ग्राउंड के केंद्र में कई गहरे रंग के विशाल पत्थर रखे हुए थे। हान यू ने एक छोटा चुस्त प्रशिक्षण सूट पहना हुआ था, और उसकी पीठ पर आधे व्यक्ति के बराबर ऊंचाई का एक रेत का बोरा बंधा हुआ था। उसकी कनपटी की नस फड़क रही थी, और उसके हाथ 1000 जिन के पत्थर के नुकीले किनारे को कसकर पकड़े हुए थे। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन पत्थर स्थिर था। जब उन्हें पहली बार बुनियादी प्रशिक्षण का निर्देश मिला, तो हान यू तिरस्कार से भरे हुए थे। मैं कम से कम एक प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, पत्थर हिलाने में क्या खास बात है? लेकिन एक बार जब उसने शुरुआत की, तो उसे एहसास हुआ कि प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना सख्त वर्जित था। ये सब केवल शारीरिक शक्ति के बारे में था। 1000 जिन वजन के उस विशाल पत्थर को उठाने से उसकी कलाइयां दुखने लगीं, और वह हाँफते हुए बुदबुदाया, इंसान के लिए इसे उठाना नामुमकिन है। उसके बोलते ही हुआ कुबिंग भौहें चढ़ाते हुए पास आया और बोला, बच्चे, ध्यान से देखो। उसने दृढ़ता से खड़े होकर एक और भी बड़े पत्थर के कोने को एक हाथ से पकड़ा, और उसकी बांह की मांसपेशियां अचानक तन गईं। धीमी सी चीख के साथ उसने 1000 जिन के उस पत्थर को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और उसे लापरवाही से घुमा भी दिया। झाओ यून, बाईक्यूई और लू बू ने भी आगे बढ़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। झाओ यून ने 1500 जिन के एक बड़े पत्थर को बड़ी आसानी से उठा लिया। बाईक्यूई ने दोनों हाथों में एक एक पत्थर पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। लू बू तो और भी ज्यादा नाटकीय था। उसने अकेले ही 2000 जिन के एक बड़े पत्थर को हवा में उछाला और फिर उसे पकड़कर वापस नीचे रख दिया। हान यू की आंखें चौड़ी हो गई थीं, उसका मुंह ओ के आकार में खुला हुआ था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, ये किस तरह के राक्षस हैं? बेतुका, ये तो सरासर बेतुका है। हुओ कुबिंग ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, ऐसे ही सदमे में खड़े मत रहो। अगर तुम हमारी तरह युद्ध कौशल में माहिर बनना चाहते हो, तो तुम्हें जी जान से मेहनत करनी होगी। अभी तुम्हें मुश्किल लग रही है, लेकिन जब तुम एक हाथ से 1000 जिन उठा पाओगे, तो तुम्हें ये सब कुछ बहुत आसान लगेगा। वह थोड़ा और करीब आया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैं तुमसे उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं? क्या तुम हमेशा नौसिखिया बनकर रहना चाहते हो? इस तरह के उत्साहवर्धक भाषण ने हान यू को क्रोधित कर दिया। वह मुट्ठी भींचते हुए झट से खड़ा हो गया। जनरल हुआ सही कह रहे हैं।
आप मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं हैं और आप पहले से ही एक देवता हैं, मैं क्यों नहीं हो सकता। आज से मैं दुगनी मेहनत से प्रशिक्षण लूंगा। हुओ कुबिंग ने मुस्कुराते हुए बाकी तीनों को हमने उसे पकड़ लिया का इशारा किया। मनोवैज्ञानिक हेरफेर का ये दौर सफल रहा। हुओ क्यूबिंग जाओ यूं बाइक्यूई और लूबो की ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर अनुमोदन की मुस्कान थी। ये लड़का वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। हालांकि वह शुरू में काफ़ी जिद्दी था, लेकिन उसका शरीर मजबूत है और उसकी समझ बहुत तेज है। वह सचमुच एक जनरल के बेटे के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। उसने हान यू की ओर मुड़कर देखा, जो अभी भी दांत पीसते हुए पत्थर हिला रहा था। जब तक वह इस कठिन प्रशिक्षण को सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से भविष्य में एक दुर्जय सेनापति बनेगा जो अपने दम पर खड़ा रहने में सक्षम होगा। झाओ यून ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सचमुच वह अधिक भावना मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। बाइक्यूई ने गहरी आवाज में कहा, उसका चरित्र लचीला है, वह एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। लू बू ने भी थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर वह दृढ़ संकल्पित रहे तो वह निश्चित रूप से महान उपलब्धियां हासिल करेगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और मौन सहमति में सिर हिलाया। तुम चारों क्या कर रहे हो? सू यून की आवाज अचानक उनके पीछे से आई। झाओ यून, बाइक्यूई, हुआओ कुबिंग और लू बू ने तुरंत मुड़कर एक समान भाव से मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया, प्रभु को प्रणाम। सू यून मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए अपने बगल में खड़े झूगे लियांग की ओर इशारा किया, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं झूगे लियांग। अब से ये किन सेना के रणनीतिकार होंगे? झाओ यून की आंखें पल भर में चमक उठीं और वह उत्साह से कुछ कदम आगे बढ़ा। रणनीतिज्ञ, हम आपके आने का कब से इंतजार कर रहे थे। मुझे आपसे भविष्य में बहुत कुछ सीखना होगा।